हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक, अपने यूट्यूब चैनल विवेक यादव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मतलब आज हम आपको बताने वाले हैं जो अभी करंट में वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो ये आरआरबी के थ्रू आती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का बड़ा परेशानी है कि भाई इनमें क्या एज लिमिट मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। मेरे पास भी एक दो स्टूडेंट्स ने फ़ोन करा है कि क्या सर पीसीएम वाले इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो जो भी इससे लेके कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं खुद भी एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ, तो शायद मुझे बेहतर जानकारी है इस फील्ड की, तो आपको मैं सही तरीके से समझा पाऊंगा कि भाई क्या चीज़ें इसमें मांगी हैं और क्या नहीं। और देखो, सपना होता है बच्चों का, लेकिन सपने में थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई है कि वैकेंसी थोड़ी सी अब की बार कम दी है। अगर लास्ट बार से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है 60,000 से भी ऊपर वैकेंसी थी जो 2018 में आई थी। तो उसके बाद नील चल रहा है मामला 2019, 20, 21, 22 में, और 23 छोड़ो अब 24 में वैकेंसी आई है। लेकिन वैकेंसी की जो लेंथ है वो बड़ी कम है। केवल मात्र यहाँ पे दी है वैकेंसी, अगर मैं बात करूँ तुम्हारी 5,696 वैकेंसी। ध्यान देना, 1 to 1 बात करने वाला हूँ मैं इसमें, कोई लिंक इसमें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी पहली वीडियो रहेगी इससे संबंधित। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें क्या कैसे किस तरीके से इसमें पेपर पूछे जाएंगे, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, मतलब क्या प्रोसेस है पेपर की, ठीक है ना। जोन कौन कौन से हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा। कौन सा जोन आप भरें, कौन सा जोन आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बच्चे पहले कुछ इधर उधर के जोन भर के और आज उन्हें थोड़ा परेशानी महसूस हो रही है कि हम ये जोन हमने क्यों भरा। उनके अच्छे मार्क्स थे और वो इधर भी कहीं सेलेक्ट हो सकते थे। तो बड़े ध्यान से क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, ठीक है ना। तो शुरू से एंड तक ये वीडियो देखना, बड़ी इन्फॉर्मेटिव तुम्हारे लिए होने वाली है। सबसे पहले मैंने बोर्ड इसमें लिख दिया है कि पोस्ट का नाम क्या है, किस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चा कि पोस्ट कौन सी है इसमें। तो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट। आप बोलेंगे सर सीधा लोको पायलट नहीं बन सकते। लोको पायलट नहीं भाई, पहले आपको असिस्टेंट बनना पड़ेगा लोको पायलट का। और ये बेनिफिशियल भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि लोको पायलट का काम बड़ा ध्यान का होता है। उसे ट्रेन ड्राइव करनी है, और पैसेंजर ट्रेन अभी हाथ लगेगी तो फिर ये मानो हजारों लोगों की जान तुम्हारे हाथ में है। तो उससे पहले अगर तुम असिस्टेंट रहकर ही काम करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि उस काम की तुम अच्छे से परख ले सको, ठीक है ना। तो इसी वजह से पहले वो किसको लगाते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा 4, 5, 6 साल बाद जो भी है, उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, लोको पायलट, ठीक है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। सिर्फ जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट की, क्या सिलेबस आने वाला है कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें, वो मैं दूसरी वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक। इसमें केवल क्योंकि फॉर्म शुरू होने वाले हैं जल्दी ना, कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें मांगी गई हैं इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे टोटल पद इसमें कितने हैं, 5,696। सारे आरआरबी में अगर हम देखें तो वास्तव में लेस वैकेंसी है, क्योंकि रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है। और आप बताओ 5-6 साल बाद अगर आप वैकेंसी देखोगे तो मात्र 5,696 वैकेंसी उन्होंने दी है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं अप्लाई मोड, ये बच्चे अगर ये सोचें कि इस ऑफलाइन भी इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं भाई, अप्लाई मोड केवल क्या रहेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन की डेट कब से शुरू है वो देख लो, ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग डेट शुरू हो जाएगी 20/1/2024, यानी कि यही जो महीना चल रहा है जनवरी का, उसमें 1 तारीख से, यानी कि कल से तुम्हारा इसका जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। हाँ, आप भर सकते हो 20 तारीख से। कब तक भर सकते हो उसकी क्लोजिंग डेट भी देख लो। तो क्लोजिंग डेट दे रखी है मेरे भाई 19/2। ये लगभग मान लो आपको पूरा 1 महीना मिल गया। 20/1 से शुरू करके आप 19/2 तक भर सकते हो, ठीक है ना। और इस भरने में इस चीज का ध्यान देना, एक डेट और दे रखी है इन्होंने, मॉडिफिकेशन डेट। मॉडिफिकेशन मतलब अगर कुछ गलत भर जाता है तुमसे तो वो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई कब से कब तक करोगे, 20 से लेके 29 तक। तो मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूँ, चाहे 1-2 दिन और लेट फॉर्म भर लेना, लेकिन डिटेल में बिल्कुल क्लियर तरीके से फॉर्म भरना। फॉर्म भरवाते समय कोई डिटेल गलत मत भरवा देना, क्योंकि उसमें क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन भी आएगा। तो क्रिएट एन अकाउंट में अगर आपसे मिस्टेक होगी तो वो दोबारा भरी नहीं जाएगी। और खास तौर पे ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, क्योंकि मॉडिफिकेशन में वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ना, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखना आपका ईमेल आईडी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आने वाली है। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल तरीके से भरवाना, क्लियर। और दूसरी बात, दूसरा नुकसान भी है मॉडिफिकेशन में। देखो, जब गलती हो जाएगी तो मॉडिफाई तो कराना ही है, लेकिन फॉर्म में कह रहा हूँ पहले से ही अच्छे से भरना। क्यों? क्योंकि मॉडिफिकेशन में मेरे भाई आपको 250 रुपये भी देने पड़ेंगे अलग से।
ठीक। उसमें जो आपको फीस दे रखी है ना एग्जामिनेशन फीस, वो 500 रुपये, वो रिफंडेबल भी है। 500 रुपये जब आप देंगे और CBT फर्स्ट आप दे लेंगे तो उसमें 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक। लेकिन मॉडिफिकेशन फीस जो हो रहेगी वो रिफंड नहीं होगी, इसके आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने रुपए? 250 रुपये, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफिकेशन तक मत जाना, इसमें आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरी इंफॉर्मेशन देखना, बड़े आराम से देख लो एक बार तसल्ली से, कोई बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरना है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। एज लिमिट का क्राइटेरिया देख लो, और ये जो एज लिमिट मैं दिखा रहा हूं ना, इसमें एज लिमिट 18 से कितने साल? 30 साल। तो ये जनरल कैटेगरी, और याद रखना EWS के लिए लिखी है मैंने। ये जो मैं 18 से 30 साल इसमें लिख रहा हूँ, ये मैं EWS और जनरल कैटेगरी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि EWS के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अलग से। आप इसमें फिर आप OBC का 3 साल का सेंटर में और SC ST का 5 साल का अलग से ऐड कर लेना इसमें। यानी कि OBC अगर मैं कहूँ तो 30 और 3 33 हो जाएगी, और अगर मैं SC ST कहूँ तो 30 और 5 वो 35 हो जाएगी। और मैंने ये डाटा भी लिख दिया। ये 2 डेट क्या है, इन 2 डेट को भी समझ लो। 2 डेट का मतलब अगर आप जनरल और EWS इन दोनों कैटेगरी में है, तो आपका जन्म इसके बाद का नहीं होना चाहिए। 1/7/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिकॉग्नाइज जो करी गई है अमेरिका ने, तो वो कहाँ से करी गई है बताना? जुलाई से। 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई। 1 जुलाई से काउंट करिए इन्होंने एज। तो कह रहा है 1/7/2006 से बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 2/7/1994 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किस किस की बात कर रहा हूँ मैं? जनरल EWS। अब ये तो देखो दोनों के लिए, सब कैटेगरी में आपको बता दिया, क्योंकि मिनिमम एज 18 साल है, 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसके बाद का जन्म तो किसी भी कैटेगरी में ना हो। इसमें आप 3 साल पीछे जा सकते हैं OBC के लिए, इसमें आप 5 साल पीछे जा सकते हैं SC ST के लिए। उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक। यहां से आगे तो कोई सी भी कैटेगरी ना हो। इससे पहले 3 साल घटा दो OBC, इससे पहले 5 साल घटा दो SC और ST, उससे पहले के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में बड़ी परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी इसमें है, कई बच्चे कह रहे हैं कि जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यानी कि BSc स्ट्रीम है, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई नहीं भर सकते हो, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मामला है सारा। तो अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग कोर्स है तो 10th तो आपको चाहिए, मेट्रिकुलेशन तो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ITI का डिप्लोमा हो, कोई अलग से कोई डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का, पॉलिटेक्निकल आपने कर रखी हो, और पॉलिटेक्निकल में जो जो कैटेगरी है उन्हें देख लेना एक बार फॉर्म में कौन कौन सी इसमें दे रखी है, ठीक है ना। मैकेनिकल वगैरह आपने BTech वगैरह कर रखी हो, और कुल मिलाकर जो लास्ट में इसमें लिख दिया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले फील्ड्स के जो स्टूडेंट हैं वो केवल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लग भी रहा है ये काम सारा इंजीनियरिंग वर्क्स ही है। अगर किसी सिविल नॉर्मल वर्क्स को अगर ये काम दे दिया जाए, बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ट्रेनिंग टाइम में उसको परेशानी झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वर्क भी थोड़ा सा कैसा है, इंजीनियरिंग का, ठीक है, उनको दे दिया, ये भी मामला ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल बच्चा यहाँ ये चीजें तो देख लेता है, एज है मेरी, ये देख लेता है, क्वालिफिकेशन भी आती है मेरे भाई, ये स्टैंडर्ड भी देख लेना, मेडिकल स्टैंडर्ड। आजकल हर बच्चे का फिट पाता नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 1-2 साल तक ना जाने कब पेपर कराएं, तो आप पेपर की वो तैयारी करने में लग जाओ और आप यहाँ फिट ना बैठ रहे हो, मतलब ग्लासेस हो, आप चश्मे लगाते हो, और चश्मे में भी, क्योंकि भाई यहाँ सेफ्टी कैटेगरी की ये जॉब है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, गार्ड है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं सारे, सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, स्टेशन मास्टर है। तो सेफ्टी कैटेगरी में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, यानी कि यहाँ चांस नहीं है कोई भी, कोई बोले मेरे को मेरा विजन 6/12 का 6 उसका, वो चलेगा नहीं मेरे को। सबसे बेस्ट वाला जो इनको चाहिए ना 6/6, और ये 6/6 में 2 बार क्यों लिख रहा हूँ 6/6, ये दोनों आंखों का चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आंख तो आपकी 6/6 है, दूसरी आपकी 6/9 है, 6/12, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों आंख क्या होनी चाहिए तुम्हारी? 6/6। और क्या लिखा हुआ है? विदाउट ग्लासेस, ठीक। कई बच्चे ना तैयारी करने में लग जाए, उनको चश्मे लगे हुए हैं, विजन बड़ा खराब हो, और वैसे भी तो दिन रात मोबाइल चलाते हैं तो विजन और खराब होने वाला है। तो अगर वो थोड़ा सेफ रखना है तो वैसे भी इन चीज़ों को अवॉइड करना, वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपकी आंखें अभी ठीक ठाक हों, हो सकता है पेपर तक वो खराब हो जाए, तो बचना है थोड़ा ऐसे। विद फॉगिंग टेस्ट, फॉगिंग टेस्ट होता है वहीं पे, जब मेडिकल होगा ना एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आंखों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं बताऊँ तुम्हें, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद आंखों के कम से कम 10-12 टेस्ट दिए होंगे, तो आंखों के तो बेहिसाब टेस्ट वहाँ पे होने वाले हैं। उस क्षेत्र में वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, फॉगिंग टेस्ट वहीं पे होगा। और दूसरी बात देखना नियर विजन, तो मेरे हिसाब से आप अभी इन वाले टेस्टों पे ध्यान देंगे ना, मैंने इन पे ध्यान दो, क्या ये है या नहीं है। नियर विजन होता है
ये हो गया डिस्टेंस रीजन दूर के लिए, और हो गया नियर रीजन, उसमें छोटी छोटी किताब पढ़ाई जाएंगी आपसे, तो छोटे छोटे अक्षर पढ़ाए जाएंगे पास से, तो आप पास से पढ़ पाते हो या नहीं? तो पॉइंट 6 के, ठीक है ना, एक बुक आती है उसमें छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, वो पढ़ने हैं तुम्हें। और जो डिस्टेंस रीजन है उसमें क्या होगा, उसमें अल्फ़ाबेट लगा देंगे सामने, अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट की ऊपर से लाइन पढ़ाएंगे, और ये मानो आपको लास्ट वाली लाइन तक पढ़नी है, तो समझो आपकी आंखें 6x6 हो जाएंगी, तो आप लास्ट वाले अक्षर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये मत सोचना कि केवल वो पढ़ देंगे रट के चले जाएंगे तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत तरह के होते हैं, एक नहीं है, बहुत तरीके के होंगे उनके पास। दूसरा फिर वो सी भी दिखवाते हैं, चलो वो तुमने पास वो क्लियर भी कर लिया ना, तो एक कॉलम में वो सी दिखवाते हैं, और सी को घुमा घुमा के दिखवाते हैं। कुल मिला के अगर आपकी आंखें परफेक्ट है तभी आप उस सी को पकड़ पाओगे कि उसका फेस किस साइड में है, वो इस तरीके से सी बनाएंगे, वहाँ पे छोटा सी बनाएंगे, उसे छोटा छोटा बनाते चले जाएंगे, और अगर आपकी आंखें 6x6 हैं तो वो सी को देख लेंगे एग्जैक्टली, और वो सी को घुमाते रहेंगे, फिर उसका फेस पूछेंगे आपसे कि सी का फेस बताओ, अभी सी का फेस इस दिशा में है ना, फिर सी को ऐसे घुमा देंगे, तो अब बताओ सी का फेस किस दिशा में है, फिर सी को ऐसे घुमा देंगे, सी का फेस किस दिशा में है, तो वो सारा यहाँ पे टेस्ट कराने वाले हैं, ठीक। और मेजर इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चों को पहले से पता होता है कि उनको कलर विजन है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ पानी से बाद में देख लूँगा, मेरे भाई कुछ जुगाड़ पानी नहीं होना, कलर विजन है तो कलर विजन है, वहाँ पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। और भी आपको बाइनोकुलर विजन होना, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, तो ये देख लेना, ये परेशानी तुम्हारी आंखों में नहीं होनी चाहिए, ठीक। वहाँ टेस्ट होने वाले हैं ये सारे, छोटी छोटी बिंदी दिखाते हैं, फॉगिंग टेस्ट होगा, आपको लाइट्स वगैरह दिखाएंगे कौन से रंग की लाइट जल रही है, तो वो सारे आंखों के टेस्ट वहाँ पे होने वाले हैं। कई बच्चों के अंदर एक वहम भी है कि बोले जी सर्जरी करवा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, मैं खुद आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने अलग से कम 7-8 टेस्ट कराए थे, तो अगर आपने अलग से कोई लेजिक सर्जरी वगैरह अगर आपने करवा रखी है, देखो जो नेचुरल आपकी आइज होंगी वो तो ठीक ही है, अगर आप उनमें कुछ भी अलग से कराएंगे और आप सोचेंगे वो पकड़ा नहीं जाएगा, मेरे भाई वो आ जाएगा उन सब चीज़ों में। यहाँ पे लिखा होगा ना, लेजिक सर्जरी या एनी अदर सर्जरी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि आंखों में आपको कुछ परेशानी थी और आपने सर्जरी वगैरह वो करके वो ठीक करा लिए, तो आंखों के अलग से वो बाहर से टेस्ट लिखते हैं, तो जब आप उन हॉस्पिटल्स में कराने जाएंगे ना, तो वो कैंच हो जाएंगी बातें आपकी कि आपने आंखों में कुछ कराया पहले से, तो इस पर थोड़ा सावधान रहना। तो ये सारी बात हो गई क्वालिफिकेशन की, एज मैंने बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी, और मेडिकल टेस्ट मेरे भाई क्वालिफिकेशन में ही है, ठीक। आपको बोलेंगे बस ये आंखों के टेस्ट होंगे, नहीं, आंखों के तो ये मेजर है, सबसे ज़्यादा आंखों के होंगे, और आपको शुगर टेस्ट होना है, मतलब ब्लड टेस्ट होना है, यूरिन टेस्ट होना है, ठीक है, और ये पूरी बॉडी का भी एक टेस्ट होगा, वो एक्सरा वगैरह जो बोलेंगे वो सारे टेस्ट होने हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होगा तुम्हारा, और एक्सरा वगैरह भी होना है, ठीक। तो वो बाकी भी A1 मेडिकल टेस्ट में, A1 मेडिकल सर्च मार लेना आप गूगल पे, तो A1 मेडिकल में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगी सारी, ठीक है भाई। अब बोलोगे भाई किस पे लेवल की जॉब है, मतलब अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट देखते भी हैं कि हमारे लायक है भी या नहीं है, किसी को ज़्यादा कमाना, तो कोई बात नहीं, आप इसके बेसिक पे अगर बस देख लो बेसिक पे, तो बेसिक पे जाना मत। वैसे अगर आप बोले कि लेवल 2 जो ग्रुप डी वाली पोस्ट होती है वो लेवल 1 की होती है, और जो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होगी वो लेवल 2 की होगी, ठीक। तो जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट होती है वो लेवल 6 पर होती है, यानी कि अंतर है असिस्टेंट लोको पायलट में और स्टेशन मास्टर में ग्रुप डी वाली में, 1, 2 मैंने क्या बताया 6। तो 6 पे जो बेसिक पे बनती है वो 19,000 कितनी बनती है, 900। लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट हो या लोको पायलट हो या गुड्स गार्ड, इनके सिर्फ बेसिक पे मत जाना, तुम इनके पे लेवल पे इतने हिसाब से मत जाना, क्योंकि ये बेसिक बन रहा है। सारे अलाउंस जो इनको मिलने वाले हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना हो, चाहे डीए यानी कि डीएलएस अलाउंस मिलना हो, चाहे वो सारे किस पे मिलेंगे, इनके बेसिक पे। तो डीए तो आज की डेट में आप जान नहीं पा रहे हैं, मेरे हिसाब से जुलाई 2023 तक डीए जो था ना वो 46% तक लगा था, डीए अलाउंस 46% था जुलाई 2023 तक। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 50% अभी हो गया होगा, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं देखूँ 19,900 डीए इसमें ऐड कर लो 50%, तो अगर इसका 50% निकालेंगे तो 9,500 आएगा, 9,500 इसमें सीधे सीधे ऐड कर लो तो 28,000 सैलरी लगभग तब भी बन जानी है। तो ये मत कहना 28,000 नहीं भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि जितने भी किलोमीटर आप चलते हैं ना, किलोमीटर, तो पर किलोमीटर के आपके पैसे ऐड होते चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी सैलरी 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि मंथली आप देखो लोको पायलट तो ट्रैवल ही करेगा और उसके हर ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब पर किलोमीटर पे जुड़ेंगे पैसे, ठीक। और भी ऐड होते हैं नाइट अलाउंस, मतलब अगर आप रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको नाइट अलाउंस अलग से मिलेगा। तो मुझे लग रहा है सैलरी 50,000 से ऊपर पहुंचेगी, 19,900 पे मत जाना, बेसिक है ये, बेसिक पे ऐड होंगी अभी और भी चीज़ें,
ठीक, तो मैंने बता दिया पे लेवल 2 हो गया, सैलरी यहाँ तक पहुँच जाएगी इसकी। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, इस पे भी बड़ा ध्यान देना, ये क्या बात लिखी है, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। देखो यहाँ पे कई आरआरबी दिए हुए हैं, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी इलाहाबाद और आरआरबी चेन्नई, मतलब अजमेर, कई सारे आरआरबी इन्होंने दिए हैं। तो ऐसा मत कर देना कि एक फॉर्म भर दिया आपने आरआरबी चंडीगढ़ से, दूसरा फॉर्म भर दिया आपने आरआरबी अजमेर से, वो रिजेक्ट हो जाएंगे दोनों। आप केवल इसमें एक आरआरबी चुन सकते हो, तो अपनी पसंद से पहले देख लेना कि कौन सी जॉब, कहाँ पर जॉब करना आपके लिए सूटेबल होगा। ये मत कर देना कि आप अलग अलग एप्लीकेशन कर दो अलग अलग आरआरबी के लिए, ठीक है ना। तो एक आरआरबी पे एक एप्लीकेशन देना है आपको बस, और वही आपके यूजेबल होगा। एक बार अप्लाई कर दिया फिर दोबारा मत करने लग जाना कहीं पे, वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। ये कह रहा है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, प्रेस्क्राइब्ड मतलब जो भी आपकी एजुकेशनल बताइए ना, क्वालिफिकेशन। अगर आप रिजल्ट के वेट में, अभी तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, जब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब जो परस्यूइंग वाले चल रहे हैं ना, तो वो कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, जो क्वालिफिकेशन मांगी है उनमें जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो भी रनिंग में कैंडिडेट है, रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने पेपर दे लिए, रिजल्ट नहीं आया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब तक की डेट पर आपकी क्वालिफिकेशन रिजल्ट आ गया होना चाहिए पहले, ठीक है। लास्ट में देख लो सिग्नेचर, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा कोई बात है। सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में बोल रखा है कि रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर होने चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कोई इतना बड़ा इश्यू है। आप जैसे सिग्नेचर करते हैं, अगर कर्सिव में करते हैं तो ठीक ही है, लेकिन दूसरी बात बस इस पर देख लेना, ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए, बड़े लेटर में सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, आप स्मॉल में सिग्नेचर कर दो। बाकी आगे और देख लो, एक बात इसमें और भी ऐड है, ये यहाँ पे लिख, यहाँ पे दोबारा आ गया है सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है। तो हो सके तो जैसे रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करते हैं वो कर देना, लेकिन जो आप करते आ रहे हो वही करना, आप कोई चेंजेस मत करना। तो मुझे नहीं लग रहा कोई ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर करता होगा, ठीक। ये 2 एक्स्ट्रा बातें मैंने इसमें ऐड कर दी है, वरना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग वीडियो में होनी चाहिए थी। ये कह रहा है ट्रांसफर के बारे में क्या होगा, अगर भर रहे हो फॉर्म तो पहले से सोच लो भाई ट्रांसफर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखो जिस क्षेत्र का आप भरोगे ना, तो वहाँ कम से कम आपको 5 से 10 साल सर्विस देनी पड़ेगी। जो अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई, तो अप्लाई ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर बोलते हैं इसको, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भी ये नहीं है कि आपको अप्लाई कर दिया तो आपको तुरंत ट्रांसफर दे देंगे, वो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, लेकिन 5 साल तो मिनिमम, यानी कि 5 से 10 साल के पीरियड के आसपास में आपको ट्रांसफर लग जाएगा। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर अलग बात है, स्पाउस ट्रांसफर अलग बात है, उनका जिक्र अलग करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर वो कितने साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा। ये फ्री ट्रेनिंग पे देखा है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटीज, ये सिलेक्शन से बाद की बात नहीं कर रहा कि बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे एससी और एसटी कैंडिडेट्स ने अगर फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरने के बाद जब वो पेपर देने जाएंगे CBT 1, CBT 2, CBAT, मेडिकल, टीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनके लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटीज है स्लीपर क्लासेस की, ठीक है। तो वहाँ मेंशन भी कर रखा है स्लीपर क्लासेस में वो बैठ के फ्री जा सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा परफॉर्मेंस, उसी टाइम पे वो कुछ ना कुछ देंगे। तो केवल याद रखना, पर वो किसके लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बात अब ऐसी बची हुई है इससे रिलेटेड। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है ना कि आपका कोई और कंफ्यूजन इससे रिलेटेड रह गया है, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद कम से कम आप फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं। जल्दी कल देखता हूँ मैं, कल शाम तक एक वीडियो आपको बताऊंगा कि जोन कौन सा चुने। तो जोन बड़े सावधानी से सुनने, सिलेबस क्या होगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाना है, तो वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करूंगा ये बात सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट्स है तो वो कमेंट में एक बार बता दे, मैं उसे थोड़ा क्लियर कर दूंगा देख के, ठीक है ना। तो दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको यहाँ से और भी ऐसी जानकारी लेनी है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो फॉर्म भरने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं कि किसी और को इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि मैंने इसमें कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं है। अब इसके अलावा भी कुछ बचा हो तो मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। थैंक यू।